रीगा चीनी मिल बंद होने के कगार पर क्यों खड़ा हो गया? जिम्मेदार किसे माना जाए बिहार में बंद हो रहे चीनी मिलों का? सरकार को दोष आप नहीं दीजिए। आखिर क्यों बिहार के किसानों को दूसरे के राज्यों में जाकर खेती बाड़ी उनके खेतों में मजदूरी करनी पड़ रही है? सरकार क्यों नहीं कुछ इस पर कदम उठा रही है? आप कह रहे हैं कि बिहार के किसानों को खेती करने से फायदा नहीं होता, ट्रांसफार्मर लगाने से थोड़ी नहीं, बरसात कम होती है। बरसात इस साल अच्छी होती है, इस साल बहुत अच्छी बरसात हुई, सारा फसल बर्बाद हो गया। क्यों नहीं वापस ले रही है ये जो कृषि कानून है? सरकार क्यों किसानों के चक्कर में फंसी है? देखिए मोदी जी ने कहा है 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करेंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, अगर दुगुनी नहीं हुई तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा सरकार के लिए, क्योंकि पहले के कई उद्योग बंद पड़े हैं, उनकी शुरुआत होने की कोई गुंजाइश नहीं, जो चल रहे हैं वो भी बंद होने के कगार पर खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं HS बिहार। दिल्ली में किसान आंदोलन जो है कृषि बिल के खिलाफ लगातार जारी है। 26 तारीख से यह आंदोलन लगातार हो रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसान इस पंक्ति में अग्रणी हैं। उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्र के किसानों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन बिहार में यह किसान आंदोलन उतना ज़्यादा असर नहीं दिखा पाया। हालांकि 8 दिसंबर को जो भारत बंद हुआ था उसमें भी बिहार के किसान सड़कों पर नहीं दिखाई दिए, विपक्षी नेता ही दिखाई दिए। तो आखिर क्यों बिहार के किसान इस आंदोलन से दूर हैं जब यह बिल किसानों के खिलाफ है? इसके अलावा बिहार में किसानों की क्या समस्याएं हमेशा रहती हैं? बिहार में APMC एक्ट हटने के बाद किसानों को कितनी सुविधा मिली? इसके अलावा चीनी मिल से लेकर पैक्स और फिर धान खरीदारी, तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में आज मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी मंच के जिला संयोजक डॉक्टर दिवेश ठाकुर जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। पहला सवाल यही है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों का कहना है कि यह बिल जो कृषि कानून है जो सरकार ने पास किया है संसद से, वो किसानों के खिलाफ है। किसानों के खिलाफ है तो बिहार के किसान इस आंदोलन को समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं और बिहार में इस आंदोलन का असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया भी है। और अभी किसान आंदोलन चल रहे हैं पूरे पंजाब में, हरियाणा में। देखिए, हमारे यहाँ कृषि संस्थागत कभी बिहार में वैसी नहीं थी, और कृषि का जो भाग है वो बहुत ही छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। छोटे किसान हमारे यहाँ अधिक हैं। बड़े किसानों की खेती भी अब छोटे किसान बटेदार के रूप में, हुंडे के रूप में वो अपना करते हैं। तो जो वहाँ पंजाब में जो विरोध हो रहा है, उस विरोध के पीछे जो आपने अभी कहा APMC जो है उनको ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म नहीं हुए हैं। असल में मार्केट को सबके लिए खोल दिया गया है। जैसे आपका मतलब कोई प्रोडक्ट, आप धान उपजाते हैं तो वह धान आपके मतलब पटना में आपने उपजाया तो पटना में ही नहीं बिकना चाहिए। उसको मतलब अधिकार है तमिलनाडु में बिकने का, केरल में बिकने का, और हर जगह बिकने का अधिकार है। और हर प्रक्रिया जो कि अब भूमंडलीकरण के कारण कई प्रक्रियाएं ऐसी चली जिससे कृषि अछूती थी, इसको सरकार ने आगे मॉडर्न एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए एक नए एक्ट को इंट्रोड्यूस करके आपको एक मार्केट प्रोवाइड किया है। अगर क्या फ़ायदा ये जो कृषि कानून आया, इसका फ़ायदा क्या होगा? कृषि कानून के आने से फ़ायदा ये है कि किसानों को एक ब्रॉड मार्केट मिलेगा। ब्रॉड मार्केट में वह मोल भाव कर सकता है। MSP एक सरकार द्वारा तय किया गया अधिकार क्षेत्र है जो कि APMC में मिलना है। अगर APMC के जो कि MSP के द्वारा, MSP जो मतलब है उससे अधिक दाम अगर किसानों को कहीं बाहर क्षेत्र में मिल रहा है तो दूसरे क्षेत्र में अपने प्रोडक्ट्स को बेचेगा, जिससे उसी का लाभ होना है। और चूंकि मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो जब तक इस तरह का एक्ट, जब तक मार्केट को ब्रॉड नहीं करेंगे किसानों के लिए, तब तक हम कैसे आशा कर सकते हैं उनकी आय दुगनी हो जाएगी? बिहार में APMC एक्ट 2006 में ख़त्म हो गया। उसके बाद बिहार में पैक्स ने और जो व्यापारी मंडल है उसने बिहार में अनाज खरीदारी शुरू की। कितना फ़ायदा हुआ बिहार के किसानों को APMC एक्ट के ख़त्म होने के बाद? देखिए, APMC एक्ट जो भी प्रोडक्ट किसानों के हैं वह बिचौलिए के जरिए ही कहीं पर पहुंचते थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि बिहार में कृषि उपज का जो शेयर है वह प्रति हेक्टेयर उपजने के लिए उपजता है, लेकिन वह बहुत छोटे भूभाग हैं, भूखंड है, जिसमें किसान अपने ज़रूरत के अनाज को उत्पादन करने के बाद जो अधिक होता है
वो उतना नहीं होता है जितना कि उसको मतलब एक मंडी में ले जाके बेच सकें, तो बिचौलिए उनको खरीद लेते थे। लेकिन अगर उनको मतलब जैसे इसमें एक कोऑपरेटिव और इसकी भी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, तो जो हमारे पास बिखरे हुए भूभाग हैं उनको एकत्र करके एक कंपनी फॉर्म करके अब उसको एक मॉडर्नाइज वे में मतलब खेती किसानी की जा सकेगी और उसका फ़ायदा मिलेगा। और पैक्स की जहाँ तक आपने बात कही है, पैक्स अपने कार्य में सफल है। जितना जिनको खाद चाहिए, जिनको लगता है कि वह मतलब सरकार द्वारा प्रदत्त खाद उनको सस्ता और टिकाऊ अच्छा मिल रहा है, तो वो वहाँ से खरीदते हैं, उनको सुलभ कराया जाता है। अभी धान का सीज़न है और धान कट के आ चुके हैं और वह मतलब उनकी बिक्री भी चालू है। तो पैक्स जो है बहुत हद तक ऐसे किसानों के जो जिनका मार्केट बहुत ब्रॉड नहीं है, जो बहुत दूर तक नहीं जा सकते, ऐसे लोगों के धान क्रय कर रहे हैं। बिहार में जब अनाज की खरीदारी होती है, पैक्स या व्यापारी मंडल जो खरीदते हैं उनका एक लिमिट तय कर दिया जाता है, इससे ज़्यादा वो नहीं खरीद सकते। जैसे कि 2020 की मैं ले लेता हूँ, 45 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदने का सरकार ने निर्धारित किया है, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। जिस किसानों के पास उससे ज़्यादा अनाज बच जाए वो कहाँ जाएंगे, वो तो बिचौलिए के ही शिकार होंगे। नहीं, वो बिचौलियों के अब शिकार नहीं होंगे। ये इसी को मतलब ध्यान में रखते हुए कि अगर हमारी एक लिमिट है, एपीएमसी की एक लिमिट थी कि हम इस लिमिट से ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे, तो इसीलिए तो इसको मार्केट को खोला गया है कि आप किसी भी राज्य में जहाँ पर आपको मतलब लगता है कि आपका वहाँ पर मतलब सामान बिक सकता है, तो वहाँ तक पहले भी जा सकते थे। नहीं, पहले नहीं जा सकते थे, क्योंकि आप इसमें देखिए, इसमें लड़ाई दो ही बातों की है जो हर जगह सुनने में आ रही। लड़ाई दो बातों की है। लोगों को लग रहा है कि एपीएमसी या मंडियाँ जो है वह एमएसपी दर से कम पर मतलब न्यूनतम समर्थन, हाँ, उससे कम पर इनका व्यापार होगा, तो किसान को एमएसपी भी नहीं मिलेगी, किसानों को एमएसपी भी नहीं मिलेगी। लेकिन एमएसपी का तो एक सेंटर है ना। आप अगर आपको लगता है कि आपकी कीमत उचित दर पे मिल जाए जो सरकार द्वारा तय है, उसके लिए तो वो क्रय केंद्र है ही। उससे ज़्यादा आय प्राप्त करने के लिए अगर आपको राज्य बदलना पड़े तो आप राज्य बदल सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा मार्केट है। सरकारी तौर पर राज्य सरकार को यह दिख रहा है कि मंडियों से जो खरीदारी होती थी उस पर उनको उपकर मिलते थे, राजस्व की प्राप्ति होती थी। और इसमें साफ लिखा है कि इनकी खरीद बिक्री पर कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा, यानी किसान फ्री ऑफ टैक्स मतलब अपना सामान कहीं भी बेच सकते हैं, किसी भी व्यापारी को बेच सकते हैं, किसी कंपनी को बेच सकते हैं। जैसे कि आपने कहा बिहार में सीमांत किसान की संख्या ज़्यादा है, लगभग 90% उनकी संख्या है, यानी कि 1 हेक्टेयर से भी कम उनकी ज़मीन होगी, तो सरप्लस उनके पास होगा नहीं। तो उन किसानों के पास सबसे बड़ा समस्या क्या है? क्योंकि आप किसानों की भी आवाज़ उठाते रहे हैं, तो आप बेहतर बताएंगे कि उनके पास सबसे बड़ी समस्या क्या है। नहीं, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा है। देखिए, हर प्रकार का व्यापार जिसमें मतलब मार्केट ओपन है, खेती को छोड़ के सबका मार्केट ओपन था, इस सरकार ने खेती के मार्केट को भी ओपन कर दिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये जो छोटी जोत है, आकार जो जोत का छोटा है, उसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों की ज़मीन लीज पर लेके, या बड़े जो लोग हैं जो खेती स्वयं नहीं करते हैं वह किसी किसानों को दिए हुए हैं, उनकी ज़मीन को ले करके जब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो जो सीमांत मतलब किसान हैं, जो बमुश्किल उनका मतलब गुजारा अपनी ज़मीन से चल पाता है, ऐसे लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब वो परमानेंट मतलब कि उसमें रोज़गार पाते हुए वो अपना काम भी कर पाएंगे। और जब वह उपज ज़्यादा मात्रा में होगी तो हम इस फार्मिंग के जरिए, जो कि सरकार ने पहले से ओपन मार्केट कर दिया है, जो भी कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड करके या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा उसको उसका फ़ायदा उसके मतलब अपने पूरे प्रोडक्शन से दोगुने से तिगुने मिलेगा। और यही मतलब मोदी जी का लक्ष्य है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देनी है। अब ये मोदी जी का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसान उनके इस नीति के समर्थन में फिलहाल खासकर पंजाब और हरियाणा के नज़र नहीं आ रहे हैं और लगातार आंदोलन जारी है। लेकिन अब चर्चा बिहार के किसानों से जुड़ी हुई ज़्यादा करेंगे। गन्ना, चीनी मिल, उस पर ज़रूर हम बात करेंगे। बिहार में अनेकों चीनी मिल हैं जो लगभग अब बिहार के बंद हो चुके हैं। नए चीनी मिल खुलने के आसार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो पहले से कुछ बचे हुए हैं वो बंद होने के कगार पर खड़े हैं। उसी में एक है सीतामढ़ी के अंदर आने वाला रीगा चीनी मिल। आप सीतामढ़ी के हैं तो इसीलिए हम आपसे ये सवाल भी करेंगे कि रीगा चीनी मिल बंद होने के कगार पर क्यों खड़ा हो गया। देखिए, रीगा चीनी मिल निजी कंपनी है
और उसके मैनेजमेंट की कुछ समस्याएं हैं जिनको मतलब सरकार अपने स्तर पे देख रही है। लोकल वहाँ जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधि जो हैं वो लोग भी इसको लेकर काफ़ी सजग हैं, लेकिन समस्या उसकी नहीं है। हमारे यहाँ उत्तर बिहार में गन्ना पेराई का सीज़न बहुत छोटा होता है और गन्ने में जो चीनी की मात्रा है वह कम होती है। या तमिलनाडु, महाराष्ट्र साइड या कर्नाटक साइड का जो गन्ना होता है उसमें प्रति कुंटल आपको 10 केजी चीनी निकल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो गन्ना होता है वह उसमें मुश्किल सुक्रोज की मात्रा 6 से 7 किलो निकलती है, तो 3 किलो वहाँ लॉस होता है। और पेराई का सीज़न कम होने से जो पूरी पूंजी लगी रहती है कंपनियों की वह सालों भर पर उस पर इंटरेस्ट जाता है और उसकी पेराई का सीज़न 3 महीने 4 महीने बहुत मुश्किल चलने के कारण उनको चलाना, रेगुलराइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो सरकार को इस पर मतलब ध्यान देखते हुए इसको कंपनी को सब्सिडी और अन्य चीज़ों की फैसिलिटी देते हुए इसको कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि वह चीनी मिल न सिर्फ किसानों को एक कैश क्रॉप के रूप में पैसा देती है, वरन मतलब इसके उल्टा मतलब कई जगह पर रोजगार भी प्रदान करती है, जो कि लोकल लोगों से ही के सप्लाई से ही पूरा बंद क्यों होने के कगार पे खड़ा हो गया? बंद होने के कगार पर है कि रीगा चीनी मिल के पास पैसा नहीं है जो किसानों का पैसा दे सके। पहले मतलब रेगुलर पैसा मिलता था, आज से मतलब 15 साल 20 साल पहले पैसा मतलब आपने अपना गन्ना दिया और 1 महीना 2 महीने में पैसा मिल जाता था। वो 1 साल हुआ, फिर 2 साल हुआ, तो इस तरीके से किसान आजीज आ चुका है। और अगर वो कैश क्रॉप के रूप में गन्ना छोड़ता है तो विकल्प का उसके पास खेती का कोई और विकल्प नहीं है। इसलिए चीनी मिल को बंद होने की कगार पर जो है उसको मतलब बंद होने से सबसे बड़ा बंद होने का जो कारण है वो यही है कि किसानों का जो भुगतान है, जो गन्ना लेकर आते हैं वो समय पर नहीं हो रहा है। जब पैसा ही समय पर नहीं होगा, मिलेगा उनके पास, तो वो खेती बाड़ी कैसे करेंगे, अपना घर कैसे चलाएंगे? भूखे पेट रह के तो कुछ किया नहीं जा सकता है। यानी कि भुगतान सबसे बड़ी समस्या है। एक चीज़ और थी उसमें, रीगा जो शुगर फैक्ट्री है उसके एडजॉइनिंग में एक डिस्टिलरी फैक्ट्री थी, तो बिहार में शराबबंदी के कारण उसका जो सब्सिडरी प्रोडक्ट है वो भी नहीं सेल हो रहा है। अच्छा, मतलब शराबबंदी भी इसका एक मुख्य कारण रही है। क्योंकि वो डिस्टिल्ड वो जो करके निकालता था, स्प्रिट वगैरह ये सब जो बेचता था, तो उसका वो फैक्ट्री चूँकि बिहार में शराबबंदी है तो उसके प्रॉफिट को तो सरकार उसको कंपनसेट करे कंपनी को, और कंपनी अपने मैनेजमेंट को ठीक करे और किसानों के साथ। किसे माना जाए बिहार में बंद हो रहे चीनी मिलों का? पहले चीनी मिल बंद होने के पीछे की भावना है उद्यमशीलता का अभाव। यानी उद्यमशीलता का अभाव, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो एंटरप्रेन्योर आज की डेट में चीनी मिल चला रहे हैं उनकी बहुत भारी अनिच्छा भी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि इस चीज़ को अगर सरकार को दोष आप नहीं दीजिएगा, सरकार को दोष इसमें आप सरकार अपने स्तर पर, जैसे हम मानते हैं सरकार का प्रतिनिधि जिले में डीएम करते हैं, तो डीएम काफ़ी बार मतलब किसानों की आवाज़ जब उठती है तो वो बीच में आके मीटिंग वगैरह करते हैं, पैसा दिलवाते भी हैं, पैसा वो मतलब सरकार की तरफ से। अब इस पर क्या है कि जनप्रतिनिधि जो वहाँ उस बात को विधानसभा में उठाए और उस पर कुछ कानून बने, और कंपनी, क्योंकि हमारे यहाँ अमीर आदमियों की भी ज़रूरत है, तो जिम्मेदार सरकार ही हुई ना। सरकार इसके प्रति लापरवाह है। नहीं, सरकार इसके प्रति लापरवाह नहीं है। ये 2 साल का मुद्दा है और 2 साल में चीज़ें मतलब हुई हैं। सोचिए 2 साल से किसी को भुगतान नहीं हुआ जिन किसानों का, उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या प्रशासन है, अगर कोई कदम नहीं उठाती है तो जिम्मेदारी तो सरकार पर ही जाएगी। नहीं, बिल्कुल सरकार पर जाएगी, और इसके लिए जनप्रतिनिधि अब सजग हैं और लगातार मतलब इसको लेकर के विधानसभा में भी प्रश्न इस बार शीतकालीन सत्र जो होने वाला है उसमें मतलब इस बात को हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ के विधायक हैं वो उठाएंगे। तो बीजेपी से जुड़े हैं, ज़्यादा विरोध तो करेंगे नहीं सरकार का, हम बस यही सोच रहे हैं, लेकिन बात को आगे बढ़ाते हैं और किसानों के उस मुद्दे पर भी आते हैं। जब लॉकडाउन में हमने देखा कि जब यहाँ की जो कोई किसान है, अब खेती बाड़ी हो नहीं रही है, तो दूसरे राज्यों में जाकर अपनी कमाई करते हैं, रोजगार खोजते हैं, वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन में आपने देखा किस तरह से पैदल, साइकिल से और किसी तरह लटक कर ट्रेनों में आए वो। आखिर क्यों बिहार के किसानों को दूसरे के राज्यों में जाकर खेती बाड़ी, उनके खेतों में मजदूरी करनी पड़ रही है? सरकार क्यों नहीं कुछ इस पर कदम उठा रही? बिहार में कृषि संगठित रूप से नहीं की जाती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में इसकी खेती की मतलब कृषि की जाती है, और
मैंने पहले भी कहा कि जोत के आकार बहुत छोटे हैं। अपना आदमी फसल बोने के बाद वह पंजाब का रुख कर लेता है, हरियाणा का रुख कर लेता है, अन्य जहाँ राज्य जहाँ खेतीहर राज्य हैं वहाँ चला जाता है, क्योंकि उसका खुद का खेत का आकार बहुत छोटा है। और जो खेत ऑलरेडी यहाँ पहले से हैं, वह मतलब जो बड़े लोगों के पास जो ज़मीनें हैं, चुनिंदा लोगों के पास जो ज़मीन है, वो स्वयं खेती नहीं करते हुए वो उसी तरह खेती करते हैं। तो खेती जब इस तरीके से होगी और लोग खेती इस तरीके से करेंगे, तो देखिए मान लीजिए 5 बीघे ज़मीन किसी के पास है जो खेती कर सकता है, अगर वो खेती नहीं कर रहा है और वो 5 बीघे खेती दूसरे कमज़ोर आदमी को देता है, तो 5 बीघे खेती में जो लागत लगेगी वो कहाँ से लाएगा? तो वो भी बेमन से खेती करता है। जितना प्रोडक्टिविटी हम लैंड से ले सकते हैं, उससे मतलब हाफ हम उसकी प्रोडक्टिविटी ले पाते हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार के किसानों को खेती करने से फ़ायदा नहीं है? नहीं, बिहार के किसानों को खेती करने से फ़ायदा की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि खेती किसानी अगर सजगता के साथ की जाती है तो वो ऑफ कोर्स एक मतलब प्रोडक्टिव वर्क है और उससे लोगों को आय मिलती है। लेकिन अपनी आय अपने किए गए कार्य से जितनी ज़्यादा मिलती है, उतनी वो दूसरे के खेत में मन लगा के उतना कार्य नहीं कर पाता है, और अपने पास उसके जितनी है उतना वो बो करके पंजाब हरियाणा चला जाता है, क्योंकि वहाँ से वो अतिरिक्त आय कमा सके। इस पर मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है, और इस पर ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि किसानों की खेती का जो एक चकबंदी बिहार में लागू नहीं हुई, एक चकबंदी उसको लागू की जाए, क्योंकि लोगों की जोत का आकार छोटा है और वो भी इतनी क्षेत्र में फैल करके है कि किसान उनको मतलब जैसे एक आपके पास 1 बीघा ज़मीन हो, 5 जगह हो, तो आप कहाँ सब्जी बोएंगे, कहाँ गन्ना बोएंगे, कहाँ क्या करेंगे, और रख रखाव सुरक्षा, क्योंकि आज की डेट में लोगों के पास आदमी मिलने मुश्किल हो गए। मशीन खेती में मैकेनाइज्ड बिहार में आधुनिकता की कमी है अभी भी? नहीं, आधुनिकता की कमी अपने सामर्थ्य के हिसाब से है। सिंचाई व्यवस्था अभी भी सुदृढ़ नहीं है। सिंचाई व्यवस्था मैं कहूँगा कि अब सही है, क्योंकि लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या सुविधा है? नहीं, सरकार की तरफ से मैं देख रहा हूँ कि गांव-गांव में सरकार ने खेती करने लायक हर जगह ट्रांसफार्मर लगा करके बिजली प्रदान की है और खेती हो रही है। इसका मतलब ट्रांसफार्मर लगाने से थोड़ी बिजली नहीं, मतलब ट्रांसफार्मर लगा के उनको बिजली दी जा रही है, अब बिजली से वो सिंचाई कर रहे हैं, ऐसा मतलब ये सब कागजों पर है। नहीं, ये कागजों पर नहीं है। हम बता रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। हम जिस क्षेत्र से हम आते हैं वो तरैया विधानसभा में आता है, सारण जिला के। उस क्षेत्र में आप जाइए और खोजिए कि कहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या कुछ दिया है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, अब जहाँ पथरीली ज़मीन है, जहाँ पर मतलब पानी ज़मीन में अति गहराई में है, वहाँ पर वो समस्या है, उसको नहर द्वारा, तालाब द्वारा, ये इन सब का भी प्रावधान करके इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पुराने तालाब हमारे सूख गए हैं या जीर्ण शीर्ण है या ख़त्म हो गए हैं, तो उन तालाबों को पुनः जीर्णोद्धार करके पानी को रोका जा सकता है। जाएगा, कौन करेगा? सरकार करेगी। 15 साल से तो आप ही हैं, अब कब करेंगे? देखिए, ये समस्याएं हमेशा नहीं रहती हैं। बरसात जिस साल अच्छी होती है उस साल कोई मुद्दा नहीं रहता है, जिस साल बरसात कम होती है। बरसात जिस साल अच्छी होती है, इस साल बहुत अच्छी बरसात हुई, सारा फसल बर्बाद हो गया। हाँ, बरसात मतलब तो ये मतलब कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसको हम लोग स्वीकार करते हैं। बिहार के किसान हमेशा या तो सरकारी उदासीनता के वजह से वो अपना नुकसान करा बैठते हैं, या प्राकृतिक आपदा से, कभी सूखा आ गया, कभी बाढ़ आ गया। तो बिहार के किसानों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। सिंचाई व्यवस्था अभी भी उतनी सुदृढ़ नहीं है जितना कि आप कह रहे हैं। दूसरा मुद्दा अगर ये कीजिएगा तो किसान अभी भी, मैंने कई किसानों से बात की, बिचौलियों के अभी भी वो संपर्क में उनको जाना पड़ता है, क्योंकि पैक्स वालों का जो पैसा है, पैक्स वाले भी समय पर नहीं चुकाते हैं किसानों को। तो ये भी एक कारण है। तो ये सब समस्याओं का सरकार पैसों को पैसे न तो पैक्स के लोग चुकाते हैं और ना मतलब कोई बाहर का व्यक्ति आकर के बिचौलिया व्यक्ति चुकाता है। असल में पैक्स का पैसा सरकार देती है और सरकार टाइमली दे देती है वो पैसा। यह मतलब यह है कि आप नहीं, वो किसानों को मिल जाता है, किसानों को पैसा मिलता है। और किसान, क्योंकि मैं गांव का भी व्यक्ति हूं, गांव में रहता हूं, और मैं ये जानता हूं कि किसानों का तक पैसा पहुंच जाता है। एक उसमें बात यह है कि जब हमारे पास बेचने की वस्तु कम रहती है तो हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा न उलझे और उसका दाम हमें तुरंत मिल जाए, क्योंकि बड़ा उपज बड़ा टाइम भी लेता है तो वो लोग उसको झेल जाते हैं। लेकिन जो छोटा किसान है, जिसके पास छोटी उपज है, तो वो पैक्स तक नहीं पहुंचता, वो बिचौलियों का शिकार ज़्यादा होता है, और वह अपनी इच्छा से होता है, क्योंकि व्यवस्थाएं हैं। बिहार में अभी धान खरीदारी का समय आ गया है,
है ना। नवंबर में ही सरकार ने अलाउ भी कर दिया है मध्य के। कई किसानों से हमने इस मुद्दे पर बात की, उन्होंने कहा कि हमें खेती करनी है अगले गेहूं की उपज की, पैसा अभी तक मिलेगा नहीं हमको जल्दी। तो बताइए कि पैसा कब मिलेगा और हम कब खेती करेंगे। ये अभी अगर धान की खरीदारी की शुरुआत करेंगे तो कब तक खरीदेंगे कोई ठिकाना नहीं, पेमेंट कब तक आएगा कोई ठिकाना नहीं। तो वो किसान क्या करेगा, कैसे आगे की खेती करेगा। हमें लगता है कि गेहूं की बुआई कई क्षेत्रों में हो चुकी है और गेहूं की बुआई कर्ज लेकर किसान नहीं कर्ज लेकर के हुई नहीं है। जो आप ये जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें हो सकता है कि किन्हीं क्षेत्रों में ना हो, कई क्षेत्रों में मतलब ऐसा होता है कि जल्दी कर लिया जाता है, कई क्षेत्रों में थोड़ा सुस्ती होती है, उसको मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही से थोड़ा उसको मुक्ति की आवश्यकता है। चलिए, इन सब बातों पे हमने बात की है। अब आखिर में एक बार फिर लौटते हैं अपने पहले मुद्दे पर। किसान आंदोलन क्यों नहीं वापस ले रही है ये जो किसी कानून है, सरकार क्यों किसानों के चक्कर में फंसी है। देखिए यह जो यह आप भी समझते हैं, ज़्यादा मतलब आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, रोज़ मुद्दों से ही सामना आपको करना है। इसमें राजनीति हो रही है और राजनीति जो दल कर रहे हैं वो भी किसी से छुपा नहीं है। इसमें दो चीज़ें हैं। अगर यह विरोध होता तो एक राज्य सरकार तौर पे होता कि केंद्र राज्य के संबंधों के आधार पर अगर हम कहते कि राज्य सरकारों का टैक्स मारा जा रहा है तो उसकी भरपाई के लिए वो केंद्र सरकार पे दबाव बनाते। ऐसा नहीं हो दबाव बनाया है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एक जो घाटा दिख रहा है कि अगर फसल मंडी में न बिक करके किसान अपने मन से कहीं भी बेचना शुरू कर दे तो जो उस पर टैक्स आता है वो उस स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। तो इसको तो समझ में आता है कि एक सरकारी तौर पर, एक सरकार के लेवल पर, केंद्र सरकार पर उन लोगों को दबाव बनाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। दूसरा, इन लोगों को लग रहा है कि जो एमएसपी जो सरकार आज दे रही है वो एमएसपी अब सरकार आगे नहीं देगी, इसलिए मतलब ये कह रही है। एमएसपी को कानून क्यों नहीं बना रही है सरकार? नहीं, एमएसपी को कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य आप देने के लिए तैयार हैं तो कानून बना दीजिए। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो दिया जा रहा है कानून कहाँ है? वो कानून नहीं है, उसमें कहाँ लिखा है? तो ये तो मतलब सरकार की संवैधानिक बात है, इस पे आगे की बात पे अन्य लोग चर्चा करेंगे। उनका कहना भी है कि कानून वापस लीजिए, साथ में एमएसपी को कानून बनाइए। किसानों का कहना है। सरकार को इसमें क्या दिक्कत है एमएसपी को कानून बनाने में? नहीं, सरकार को कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक्सपर्ट और मतलब सरकार में बैठे हुए लोग इस बात को देखने में सक्षम है। सारी बैठक फेल हो रही है? नहीं, सारी बैठकें फेल नहीं। बैठकें देखिए, किसान नहीं लग रहा है कि हर और अभी आपको मतलब अभी हरियाणा के किसानों ने पंजाब के किसानों से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीति अधिक हो रही है और हम लोग को वेट करना चाहिए। देखिए, देश में अराजक माहौल बनाना और एक वास्तविक स्थिति का होना, दोनों में बहुत भिन्नता रहती है। कभी कभी मतलब जब ये सारी आंदोलन बीत जाते हैं तो लगता है इस आंदोलन के आड़ में कई लोगों ने बहुत सारे फ़ायदे उठा लिए, बहुत सारा नुकसान भी कर दिया। तो ये होता रहता है, लेकिन यह किसानों का मामला है और हमारे यहाँ किसान सक्षम हो और हमारे मोदी जी का सपना है कि 2022 तक आय दुगनी करनी है। तो आखिर इन जो विधेयक अंग्रेज़ों के काल से, कांग्रेस के काल से मतलब 50-60 साल पहले से चले आ रहे थे, उनसे जब आज की डेट में, क्योंकि हर चीज़ अपडेट मांगती है, मोबाइल का वर्जन अपडेट आता है, तो खेती किसानी भी अपडेट वर्जन में उसको मार्केट प्रोवाइड कराना ये हमारा सरकार का दायित्व है, जो किया है। और मार्केट, अगर आपका सामान 4 मार्केट में जाएगा तो 4 मार्केट में आपको दाम ज़्यादा मिलने की संभावना है, कम मिलने की संभावना नहीं है। देखिए, मोदी जी ने कहा है 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करेंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, अगर दुगुनी नहीं हुई तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा सरकार के लिए। नहीं, आय दुगुनी होगी और पश्चिम के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मंडी और इन सभी चीज़ों का मतलब उत्तर प्रदेश में एक संगठित रूप से वहाँ काम होता है और उसको मैंने अपने कई विजिट में देखा भी है। वहाँ पर जोत के आकार भी ठीक है, लोगों के पास लगभग 20 बीघे से ज़्यादा किसी के पास ज़मीन नहीं है और अधिकांश लोगों के पास ज़मीन है जो खेती करते हैं, उनकी आय अच्छी रहती है। चलिए, ठीक है। तो तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की द्वेष ठाकुर जी से और कई जानकारियाँ दी। बीजेपी के हैं तो सरकार में है, विरोध तो करेंगे नहीं, लेकिन हमने जो भी आपके सवाल थे वो पूछे जरूर हैं।
आप संतुष्ट हुए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करिए। एक तरफ से आप इतना समझ सकते हैं कि बिहार में सीमांत किसान ज़्यादा हैं, यानी छोटे किसान ज़्यादा हैं, सरप्लस ज़्यादा उनको है नहीं, तो वो ज़्यादा विरोध करने के गुंजाइश में दिखाई नहीं दे रहे हैं इस कृषि कानून का। पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो काफ़ी बड़े हैं और इसी वजह से सरप्लस उनके पास ज़्यादा आता है, इस वजह से वो कृषि कानून को वो विरोध के नज़र से देख रहे हैं, अपने नुकसान की नज़र से देख रहे हैं और इस वजह से लगातार वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि अभी तक तमाम बैठकें चली जरूर है केंद्र सरकार और वहाँ के जो विरोध कर रहे किसान हैं उनके बीच में, कोई बीच का रास्ता अब तक निकलता नज़र नहीं आ रहा है। किसान भी डटे हुए हैं, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। और जो भी रीगा चीनी मिल है उस पर भी हमने सवाल किया। 2 सालों से शायद वहाँ के किसानों की भुगतान लंबित है। नहीं, भुगतान में मतलब लंबित नहीं, मतलब अभी मिला है कि नहीं? अभी मिला है। अच्छा, अभी मिला है, मतलब 2 सालों पर मिल रहा है। हाँ, मतलब थोड़ी उसको मतलब काफी ज्यादा समय पे मिल रहा है और पूंजी की समस्या के कारण बिहार का एक और चीनी मिल बंद होने के कगार पर खड़ा है, जो कि सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल है। सरकार क्या कुछ इस पर करेगी ये देखने वाली बात होगी। पहले के कई उद्योग बंद पड़े हैं, उनकी शुरुआत होने की कोई गुंजाइश नहीं, जो चल रहे हैं वो भी बंद होने के कगार पर खड़े हैं। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे कि आपके सवालों का जवाब मिला हो, ना मिला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।